मेरा नाम पूजा है। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति सुनील एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। हम दोनों सुबह नाश्ते के लिए एक साथ बैठे थे। मैं अपनी काम वाली की हरकत से परेशान थी और इसी विषय में सुनील से बोल रही थी। अचानक सुनील उठ खड़े हुए और बोले, एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग आ चुका हूँ। तुम हर वक्त किसी न किसी काम वाली की बुराई करने में लगी रहती हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर उठे और चाय पिए बिना ही चले गए, जबकि मैं कुर्सी पर हक्का बक्का होकर बैठी रह गई थी। सुनील ने कभी मेरे साथ इस तरह गुस्से से बात नहीं की थी। वे तो बहुत नरम दिल इंसान थे। वे मेरी हर मुश्किल को चुटकियों में दूर किया करते थे। मेरे साथ इस तरह के बर्ताव की मुझे उनसे जरा से भी उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल तो किया कि मैं अभी की अभी नौकरानी नमिता को फोन करके बता दूं कि तू कल से मेरे घर काम करने मत आना, मगर फिर सुनील के बारे में सोचकर मैंने अपने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया था। मुझे डर था कि कहीं वे मुझसे नाराज ना हो जाएं। मैंने फिलहाल इस बात को छोड़ दिया था। मैं किचन में जाकर रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। जब खाना तैयार हुआ तो सुनील को बुलाने चली गई। मुझे लगा था कि अपने उस बर्ताव पे अभी वो शर्मिंदगी जाहिर करेंगे, मगर उनके बर्ताव में मुझे जरा सा भी बदलाव नजर नहीं आया। वो खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर वापस कमरे में चले गए। जब मैं किचन का सारा काम करके वापस गई तब तक सुनील सो चुके थे। मैं इस बात पर हैरान थी कि उन्होंने इस जरा सी बात पर मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया था। अगले सुबह नमिता आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी। मैं बाहर खड़ी उसके काम खत्म होने का इंतजार कर रही थी। नमिता ने 15 दिन पहले ही मेरे घर में काम करना शुरू किया था। वे बहुत कम पैसों में मान गई थी। वो लड़की तो बहुत अच्छी थी, मगर मुझे कमरा बंद करने वाली बात पसंद नहीं आई थी। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वो बोली, मेम साहब, मैं सब घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो जाती थी। जब वो कमरे की सफाई करके आई तो मुझे बहुत थकी हुई लग रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, मेम साहब, पूरा 1 घंटा सफाई करके आपका कमरा साफ करती हूँ तो थक जाती हूँ। मैं मुस्कुराकर फिर से किचन में चली गई थी। मैं किचन में खड़ी होकर नमिता की हरकतों को गौर से नोटिस करने की कोशिश करने लगी। उसने वहीं पर कुछ देर बैठकर आराम किया और फिर उठ गई। उसने लिविंग रूम की सफाई करनी शुरू कर दी थी। इतनी ही देर में सुनील भी आ चुके थे। सुनील के आते ही नमिता ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया और उनको देखने लगी थी। सुनील ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और वो कमरे में चले गए। अब नमिता बिना पानी की मछली की तरह लिविंग रूम में चक्कर पे चक्कर लगा रही थी। उसने इधर उधर देखा। जब मैं कहीं नजर न आई तो वो कमरे की तरफ चल दी। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और जल्दी जल्दी लिविंग रूम की सफाई करके मुझे अलविदा कहकर घर से बाहर निकल गई थी। नमिता के जाते ही सुनील बाहर निकल आए। उन्होंने मेरा हाथ थामकर हाथ को चूम लिया। उनका मूड भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बोले, रानी सरकार, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। हम दोनों ने बड़ी हंसी खुशी खाना खाया था। मैं तो सुनील के अच्छे मूड से बहुत खुश हुई थी, लेकिन नमिता के लिए मेरे मन में अभी तक दुविधा थी। ना जाने किस इरादे से वो मेरे घर में दाखिल होती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं नमिता से जुड़ी कोई भी बात अब मैं सुनील से नहीं करूँगी। पहले नमिता की नीयत जान लूँ, फिर कोई फैसला करूँगी। अगले दिन नमिता घर में दाखिल हुई तो मैंने उसकी छोटी छोटी चीज़ों को भी बारीकी से नोटिस किया था। उसने गर्म शाल ओढ़ रखी थी जिसमें वो असल में छुपी हुई थी। मैंने कहा, नमिता, कितनी ज़्यादा गर्मी है, तुम ये शाल ओढ़ना बंद क्यों नहीं कर देती? अगर तुम्हारे पास कोई और चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूँ। उसकी आंखें एकदम ही आंसुओं से भर गई थी। वह बोली, मेम साहब, ये शाल बड़ी कीमती है, किसी की मोहब्बत की निशानी है। इसको छोड़कर अगर मैं आपसे चादर ले लूं तो क्या मेरी तकदीर आपके जैसी हो जाएगी? नहीं ना। तो फिर इस अदला बदली का क्या फ़ायदा? फिर वो मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे शॉल के नीचे छुपे हुए उसके हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ था। क्या था ये तो मैं देख ना पाई, मगर मेरे मन में शक जरूर पैदा करके गई थी। नमिता मेरे कमरे की अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर चुकी थी और मैं परेशान होकर लिविंग रूम में चक्कर लगा रही थी।
सुनील ऑफिस से लौट आए थे और मुझे इस तरह परेशान देखकर बोले, क्या हुआ पूजा? सुनील को देखकर मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। इतनी देर में नमिता कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर चौंक गई थी और जल्दी जल्दी लिविंग रूम की सफाई करने लगी थी। सुनील कमरे में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। मैं बाहर खड़ी देखती ही रह गई थी। नमिता ने जल्दी जल्दी से अपना काम किया और सुनील के बाहर आने से पहले ही घर के लिए निकल चुकी थी। मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि जब भी नमिता कमरे की सफाई करके बाहर निकलती थी तो मैं कमरे में झांकती भी नहीं थी, लेकिन सुनील घर में आते ही कमरे में चले जाते थे और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते थे। मैंने अपना माथा पीट लिया था कि मैंने इतनी बड़ी बात कैसे नज़रअंदाज कर दी थी। सुनील बाहर निकले तो मैंने खुद को नॉर्मल ही जाहिर किया था, मगर अंदर से मेरे दिल में आंधी और तूफान मचल रहा था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। सुनील इधर उधर की बातें करने में लगे थे। मेरा दिल किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस समस्या का समाधान करके ही रहूंगी। अब अगली शाम को जब नमिता काम पर आई तो मैंने कहा, तुम मेरे घर की सफाई का समय बदल दो। तुम 2 से 5 बजे तक मेरे घर का काम करके जाया करो। नमिता मुस्कुरा कर बोली, मेम साहब, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस टाइम तो मैं मिस्टर शर्मा के घर पर काम करती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम समय बदली कर दो, शर्मा के घर का काम शाम के वक्त कर लेना। वो ना में सिर हिलाते हुए बोली, मेम साहब, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर देती। अगर आप मेरी जगह किसी और को काम पे रखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। मैं चुप हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि नमिता जैसी अच्छे से काम करने वाली औरत को सिर्फ गलतफहमी की वजह से हाथ से जाने दूं। इसलिए मैंने सोचा पहले मामले की अच्छी तरह से छानबीन कर लूं। नमिता एक बार फिर से मेरे कमरे में चली गई थी और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं भी लिविंग रूम में बैठी उसी के निकलने का इंतजार कर रही थी। इतनी ही देर में सुनील भी ऑफिस से घर आ चुके थे। आज सुनील जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। जैसे ही हम दोनों अंदर गए, पूरा कमरा गाजर के हलवे की महक से सुगंधित हो रहा था। मैंने आश्चर्य भरी निगाहों से सुनील की तरफ देखा तो वो बोले, ऑफिस में एक दोस्त घर से मेरे लिए हलवा बनवा कर लाया था। मैंने ठीक में सिर हिला दिया और फिर किचन में चली गई। मैं किचन में रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। आंखों से बूंदों की तरह आंसू टपकने लगे थे, क्योंकि मैं जानती थी यह हलवा सुनील के लिए नमिता ही लाई थी। क्योंकि जब सुनील ऑफिस से आए तब उनके हाथ तो खाली थे। सुनील ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? एक झूठ का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। एक झूठ 100 झूठ को पैदा कर देता है। फिर इंसान सारी जिंदगी झूठ बोलते हुए ही गुजार देता है। सुनील को गाजर का हलवा बहुत पसंद था। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं जानती थी, या फिर मेरे ससुराल वाले ही जानते थे। मेरे काम वाली को मेरे पति की पसंद नापसंद के बारे में कैसे मालूम हो सकता था? मैंने देखा कि सुनील मेरी ही तरफ आ रहे थे। मैंने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट फैला दी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह के हालात में किस तरह से रिएक्ट किया जाता है। इसलिए मैंने मुस्कुराहट का ही सहारा लिया था। सुनील किचन में आए तो मुझे देखकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। मैंने कहा कि सिर में दर्द है, मगर मैं जानती थी इस जवाब पे सुनील को भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन सुनील ने कहा, तुम कहो तो डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अगले दिन वो ऑफिस चले गए। तब मैंने मिस्टर शर्मा जी के घर की राह पकड़ ली थी। उनका घर हमारे इलाके में ही था। अभी नमिता उनके घर काम करने नहीं गई थी, इसीलिए मैं उसकी पूछताछ कर सकती थी। मैं उनके घर गई तो मिसेस शर्मा ने मेरी खूब अच्छे से खातिरदारी की। इधर उधर की बातें करके मैंने मिसेस शर्मा से कहा कि मुझे नमिता पर बड़ी दया आती है। वो इतनी गर्मी में गर्म शॉल ओढ़ कर आती है, क्यों न हम उसके लिए चादर का इंतजाम कर दें। मिसेस शर्मा मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोली, नमिता तो हमारे घर दुपट्टे में आती है। मैं चौंक गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब उनसे क्या बात करूं। मैंने फिर भी कहा, नमिता को ना जाने क्या प्रॉब्लम है। वो बेडरूम की सफाई करते वक्त ना जाने अंदर से कुंडी क्यों लगा देती है। मिसेस शर्मा सोच में पड़ गई थी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, माना कि हमें नौकरानी के साथ साहूलियत से पेश आना चाहिए,
मगर हर चीज का एक नियम होता है, एक हद होती है। मैं कभी भी किसी काम वाली को ये इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरे बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे, बल्कि मैं ऐसी काम वाली को काम से ही निकाल दूंगी। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो नमिता ने यही बताया था कि सब घरों में वो ऐसे ही कुंडी लगाकर सफाई करती है। मिसेस शर्मा के अगले शब्द मेरे दिल को छू गए। वो बोली, आप बहुत मासूम हैं। मैं अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने बेवकूफ़ की जगह मासूम शब्द का इस्तेमाल बड़ी खूबी से किया था। मैं उठकर अपने घर आ गई थी। मिसेस शर्मा की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम हुई तो नमिता खुद को गर्म चादर में छुपाकर एक बार फिर हमारे घर आ पहुंची थी और वो कमरे में चली गई थी। अभी वो कमरे से बाहर आई ही थी कि सुनील भी ऑफिस से घर आ गए थे। मैं किचन की खिड़की के पास खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी जब सुनील गुस्से से चिल्लाकर बोले, नमिता, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये काम छोड़कर चली जाओ। मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। नमिता रोने लगी थी। वो बोली, इस भरी दुनिया में मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ आप हो। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे मेरे नाम की पहचान दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी सारी हकीकत आपकी बीबी को बता दूंगी। फिर आप क्या करेंगे? इतना कहकर नमिता लिविंग रूम की सफाई किए बिना ही मेरे घर से निकल गई थी। मैं तो नमिता की बातों से ही हैरान हो गई थी। उसके पास सुनील का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वो उनको डरा धमका रही थी? फिर वो ये क्यों कह रही थी कि मुझे अपने नाम की पहचान दे दीजिए? ये सब बातें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने सुनील को खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया था। वे बोल रहे थे, कैसी औरत हो तुम जो घर का काम ही नहीं कर सकती? घर में हम 2 ही लोग तो हैं, मगर तुम 2 लोगों का काम भी नहीं कर सकती हो और ऐसी नौकरानियों को घर में बुला लेती हो। वे इतना कहकर बाहर चले गए थे। मैं कमरे में आई तो हलवे की खुशबू ने मेरे दिल में फिर से हलचल मचा दी थी। आज शायद सुनील हलवा छुपाना भूल गए थे या फिर उन्होंने उसे अनदेखा किया था। मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो सुनील बड़ी परेशानी में यहाँ से वहाँ टहल रहे थे। मैं खुद हैरान सी थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने खुद को लाचार पाया था, इसीलिए मैंने सुनील की माँ से मदद लेने का सोचा। वो गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों पति पत्नी सुनील की जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फ़ोन करके कहा कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे आशियाने को बिखरने से बचा लें। मेरी सास बड़ी नेक दिल औरत थी। वो अगले ही दिन अपने छोटे बेटे के साथ गांव से शहर आ गई थी। सुनील अपनी माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। वो बोले, माँ, इस महंगाई में इस शहर में रहना बहुत मुश्किल है, आप क्यों आ गई हैं? यहाँ मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ और अब 2 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा तो मेरे बजट पर असर पड़ेगा। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सुनील को चुप रहने का इशारा किया तो वो बोले, तुम हम दोनों माँ बेटे के मामले से दूर रहो। मैं भी चुप हो गई थी, जबकि मेरे देवर ने सामान उठाया और बोला, माँ आ जाओ, हम वापस चलते हैं, हमें नहीं रहना इस महंगाई से भरे शहर में। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ जोड़ के रुकने की विनती की थी, जबकि मेरा देवर इस तरह नाराज हो चुका था कि वो मेरे 1000 बार कहने पर भी नहीं रुका था। उल्टा सुनील मुझे ही डांटने लगे थे कि तुम उसे जाने दो, मत रोको। देवर चला गया था, सास परेशान थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका लाडला बेटा उनके साथ किस तरह का सलूक कर रहा है। मैंने अपनी सास को सारी बातें बता दी थी। मैं उनसे बोली कि सुनील कुछ बदल से गए हैं, इसीलिए मैंने आपको बड़ा मानकर यहाँ बुलाया है ताकि आप हम दोनों की सारी गलतफहमियां दूर कर दें। शाम हुई तो मैं नमिता का इंतजार करने लगी थी। मैं अपनी सास को नमिता के बारे में पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। उसके काम का समय निकल गया था, मगर नमिता काम पे नहीं आई थी। मैंने सुनील से बात की। सुनील कड़क आवाज में बोले, मैंने उसको काम से निकाल दिया है, आज के बाद वो काम करने नहीं आएगी। तुम दोनों सास बहू मिलकर घर के काम निपटा सकती हो। मेरी सास नमिता को मिलकर कोई फैसला लेना चाहती थी। मैं सारी रात यही सोचती रही। अगले दिन मैं मिसेस शर्मा के घर जाकर बैठ गई थी उसके काम के टाइम पर। जब नमिता वहां पहुंची तो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा, नमिता, शुक्र है कि आज तुमने गर्म शॉल नहीं ओढ़ रखी है, देखो तो सूरज कैसे आग उगल रहा है। फिर मैंने उससे विनती की कि सुनील ने तुम्हें गलत कहा है कि हमें काम वाली की जरूरत नहीं रही। अब घर में सास भी आई है, मुझे तुम्हारी पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। आज तुम हमारे घर जरूर आना। सुनील ने भी मान लिया है।
मैंने नोटिस किया कि एकदम से नमिता का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो नमिता अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर आई थी, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उसने आज दुपट्टे को सिर से ओढ़ के चेहरा ढक लिया था। मुझे नमिता का इस तरह का बर्ताव देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मिसेस शर्मा के यहाँ तो तुम दुपट्टे में चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए अब चेहरा भी ढकने लगी हो। वो चिढ़ाने वाली हंसी के साथ बोली, मेम साहब, आप ही ने तो कहा था घर में आपकी सास आई हुई हैं, इसीलिए दुपट्टा चेहरे तक सरकाया है। मैंने कहा, नहीं, ऐसे चेहरा ढकने की जरूरत नहीं है। वो कोई गैर नहीं है, मेरी सास ही तो है। नमिता सिर हिलाकर मेरे कमरे में चली गई थी। आज उसने रोज के मुकाबले ज्यादा देर लगाई थी। मैंने अपनी सास को आंगन में बैठने को कहा था। मैंने कहा, अगर सुनील आ जाएं तो आप उन्हें कमरे में ना आने दीजिएगा, उन्हें किसी न किसी तरह बातों में उलझा कर रखिएगा। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने जल्दी से सुनील का सूट पहन लिया था। मैंने कमरे की तरफ पीठ करी थी। नमिता ने सुनील को समझकर दुपट्टा हटा दिया था। मेरी सास सुनील को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वे दोनों भी आ गए, लेकिन जैसे ही मेरी सास की नज़र नमिता पर पड़ी, वो चकित हो गई थी। हम सब एक दूसरे का मुंह देखकर हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने नमिता से कहा, आज तुम मुझे अपनी हकीकत बता ही दो। नमिता बोली, मैं एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की। मेरे माँ बाप के नाम का डंका बजता था, लेकिन मैं अपने बाप की इज्जत संभाल ना पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने मेरे लिए वो सब कुछ किया था जो हमारे खानदान में कभी किसी दूसरे बाप ने नहीं किया था। मेरे माँ बाप मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर में भेजते थे। मेरे साथ गाड़ी और ड्राइवर रहता था और मुझे अपने ही ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वो ना तो हमारी बिरादरी का था और ना ही हमारी बराबरी का था। इसलिए मैं जानती थी कि ये शादी नामुमकिन है, लेकिन एक दूसरे के बगैर हम लोग रह भी नहीं सकते थे। इसीलिए मैंने उस लड़के से भागकर शादी कर ली थी। बाप की बद्दुआ मुझे लग चुकी थी, इसीलिए सुख का दामन छूट गया था। मेरा पति एक नंबर का निकम्मा निकला था, कोई काम करता ही नहीं था। वो 2 दिन काम पर जाता तो 4 दिन घर पर बैठा रहता। पहले पहले तो हमारा गुजारा हो जाता था, मगर जब बच्चा हुआ तो फिर मुझे ही हिम्मत करनी पड़ी। मुझे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए नौकरी करनी ही पड़ी थी। फिर जब मैं आपके घर आई तो सुनील को देखा। इन्हें देखकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि सुनील मेरा सगा भाई निकला। सुनील ने मुझे कहा था कि मैं इस घर से निकल जाऊं और आपको कभी ये न बताऊं कि मैं उसकी सगी बहन हूं। लेकिन मैंने भाई को मनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं हर रोज़ गर्म शाल इसीलिए ओढ़ कर आती थी क्योंकि मेरे जन्मदिन पर सुनील ने भेंट में दी थी। मैं गाजर का हलवा भी बना कर लाती थी, क्योंकि सुनील मेरे हाथ से बना गाजर का हलवा बड़े शौक से खाता था। और मैं हर रोज़ आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसीलिए सफाई करती थी क्योंकि वो हलवा छुपाकर पर्दे के पीछे रख सकूं। और तो और मैं हर रोज़ आपके कमरे में माफ़ीनामा भी लिखती थी, मगर सुनील मुझे माफ़ करने के बजाय मुझे अपने घर से भगाना चाहती थी। इसीलिए मैंने उनको धमकाना शुरू कर दिया था। मैं उनसे कहती थी कि अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं मेम साहब को बता दूंगी कि मैं आपकी सगी बहन हूँ। सारी हकीकत सुनाकर वो रोने लगी थी। वो लड़की जिसके आगे पीछे नौकर घूमते थे, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए खुद एक नौकरानी बन गई थी। मेरी सास अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त ना कर पाई। उन्होंने तुरंत नमिता को गले लगा लिया था। मैंने सुनील और सास से विनती की कि नमिता अपने हिस्से की सजा भुगत चुकी है, अब आप भी इसके सिर पर हाथ रखकर इसे माफ़ कर दो। सुनील की भी आंखें भीग गई थी। उन्होंने भी नमिता को माफ़ कर दिया था। जबकि मैं सोच रही थी कि इस दुनिया में कितनी लड़कियों को प्यार मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। कभी कोठों पर लाकर बेच दिया जाता है तो कभी सारी जिंदगी पछताते हुए जीना पड़ जाता है। वो लड़कियां अपने रिश्तों को याद करके रोती रहती हैं। काश लड़कियां अभी संभल जाएं और सोचें कि जो लड़का घर से भागने की बात करता है, क्या वो कभी उस औरत की हिफाजत कर पाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।